कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद स्नेहा को देखते हुए बोला, अगर तुम कुछ सोचना ही चाहती हो तो ये सोचो कि रात को वो साड़ी पहनकर तुम कैसी लगोगी। स्नेहा जल्दी से बोली, मैं नहीं पहनने वाली वो साड़ी मैंने किसी खास ओकेज़न के लिए ली है। आज ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो मैं वो साड़ी पहनूं। अंगद बड़े ही इंटेंस वॉइस में बोला, लेकिन मुझे तो आज ही तुम्हें उस साड़ी में देखना है। अब बेशक से कोई ओकेज़न हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। और खबरदार, अगर तुमने आज रात वो साड़ी नहीं पहनी तो फिर मत कहना कि बाकी के लोग तो रोमांस कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा पति पता नहीं क्यों तुमसे दूर दूर रहने लगा है। उसकी धमकी सुनकर स्नेहा उसकी तरफ देखती रह गई और अब अंगद ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को हल्का सा साइड किया और फिर बड़े ही प्यार से उसे चूम लिया। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। वो तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वहीं अंगद अब वहां से निकला और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर आकर रुकी हुई थी। उसने स्नेहा को गाड़ी में बैठे रहने के लिए कहा और खुद उसके लिए आइसक्रीम लेने पार्लर के अंदर गया। वो एक ही आइसक्रीम लेकर आया और वो आइसक्रीम उसने स्नेहा को दे दी। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्या? अंगद उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं आइसक्रीम छोड़ूंगा? स्नेहा उसकी बातों का इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो तुरंत बोली, लेकिन हम दोनों रोड पर हैं, आप गाड़ी चलाएंगे या फिर आइसक्रीम खाएंगे? अंगद उसकी बात पर एक बार फिर से मुस्कुराया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्नेहा ने आइसक्रीम को ओपन किया और खाने लगी। वो एक कोन आइसक्रीम थी। आइसक्रीम खाते वक्त आइसक्रीम उसके लबों के आसपास भी फैल रही थी और अब अचानक से अंगद ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। स्नेहा ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने आसपास। पहले वो दोनों एक ऐसी रोड पर थे जहाँ पर साइड में खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन अब वो लोग एक सुनसान से रास्ते पर थे जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। अंगद अब स्नेहा के करीब हुआ। स्नेहा अब तक आइसक्रीम खा रही थी लेकिन अब वो आइसक्रीम उसके हाथों में मेल्ट हो रही थी, पर वो आइसक्रीम खा नहीं पा रही थी। उसके होठों के आसपास वो आइसक्रीम अभी भी लगी थी और अब अंगद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। स्नेहा ने आइसक्रीम की तरफ देखा और तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया और अब उसके होठों के पास लगी वो आइसक्रीम और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर दूसरे ही पल अंगद स्नेहा के चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ। उसने अब आइसक्रीम को साइड हटा दिया था और स्नेहा का आइसक्रीम खाना अब रुक गया था क्योंकि वो उसके होठों को लॉक कर चुका था। वो सारी चॉकलेट आइसक्रीम अब अंगद लिक किए जा रहा था और स्नेहा अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर कस रही थी। उसके जिस हाथ में आइसक्रीम थी वो उसकी गर्दन के पास ही थी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम उसकी गर्दन पर भी गिर रही थी। कुछ देर बाद जब अंगद ने उसके लबों के आसपास फैली हुई वो सारी आइसक्रीम साफ कर दी तो अब वो पीछे की तरफ हटा। उसकी नज़र अब स्नेहा की गर्दन पर गई और अब वो उसकी गर्दन पर झुक गया। स्नेहा ने हल्की सी सिसकी ली। उसके सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था। अंगद के लब लगातार स्नेहा की गर्दन पर चल रहे थे। कुछ पल बाद अंगद पीछे की तरफ हटा और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम अपनी आइसक्रीम खा सकती हो जान। स्नेहा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम की तरफ देखा जहां अब कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ खाली कोन रह गया था। वो मुंह बनाते हुए बोली, इसे भी आप ही खा लीजिए। अंगद हंसा और बोला, नहीं, इसे खाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो अपनी सीट पर पीछे की तरफ हुआ और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। वहीं स्नेहा अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर मुस्कुराए जा रही थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली साफ नजर आ रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो लोग घर पहुंचे। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे। निया भी वापस लौट चुकी थी। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आपने मुझे वो साड़ी नहीं दिखाई भाभी जो आपने अलग से ली थी, शायद ब्लैक कलर की थी ना? एक बार मुझे भी दिखाइएगा, अगर अच्छी हुई तो मैं भी उसके साथ की लूँगी। स्नेहा ने एक नज़र घर की तरफ देखा। वो तो वो साड़ी लेना भी नहीं चाहती थी लेकिन अंगद ने उसे ज़बरदस्ती दिलवा दी थी। सुमित्रा जी उसके कुछ बोलने से पहले ही बोली, अलग से साड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा भी क्या खास है उस साड़ी में? पिया हंसते हुए बोली, अरे मैं बताती हूँ, वो साड़ी स्नेहा भाभी को पसंद आई थी लेकिन जब उन्होंने प्राइस देखा तो उन्होंने मना कर दिया। वो इतनी महंगी साड़ी नहीं लेना चाहती थी लेकिन अंगद भाई ने उन्हें ज़बरदस्ती दिलवा दी। हाउ क्यूट ना।
सुमित्रा जी ने चौंकते हुए पूछा। इतनी कितनी महंगी थी वो साड़ी? प्रिया एक बार फिर से बोली। 5 लाख। सुमित्रा जी की आंखें बड़ी हो गई। वहीं अंगद के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सुमित्रा जी गुस्से से कांप रही थी। उनके हिसाब से मित्तल इंडस्ट्रीज पे उनके बच्चों का भी हक था, लेकिन जहां अंगद के पास मित्तल इंडस्ट्रीज के सारे अकाउंट थे, वहां उनके बच्चों के पास वो अकाउंट थे जिनमें अंगद अपनी मर्जी से पैसे ट्रांसफ़र करता था। अगर उसका मन 10 लाख देने का हुआ तो वो 10 लाख देगा, और अगर उसका मन कुछ भी देने का नहीं हुआ तो वो कुछ भी नहीं देगा। और अब उसे अपनी बीबी को 5 लाख रुपए की साड़ी दिलाते हुए देख उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो जल्दी से बोली, वैसे तुम्हें नहीं लगता स्नेहा कि तुम्हें इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए थी? आई मीन, एक तो तुम प्रेग्नेंट हो, आगे चलकर पता नहीं तुम साड़ी पहन पाओगी भी या नहीं, और दूसरी शादी तुम्हारी है नहीं, निया की है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा शॉपिंग तो उसे करनी चाहिए। सुमित्रा जी की बातें सुनकर शारदा जी भी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि 5 लाख कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले इतने महंगे कपड़े घर पर नहीं आए थे। हालांकि शारदा जी को महंगे कपड़े लेना खुद पसंद नहीं था, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितनी सुमित्रा जी रिएक्ट कर रही थी। वहीं अंगद अब एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अंगद मित्तल की बीबी है वो, उसका जो मन करेगा वो पहनेगी। और रही बात शॉपिंग की, तो निया को शॉपिंग करने से मना नहीं किया गया है। वो चाहे तो 5 लाख क्या 5 करोड़ की भी कोई चीज़ एक बार कहे तो सही, अगर मैं ना दिलवाऊं तो अंगद मित्तल नहीं। और रही बात मेरी बीबी की, तो उसकी साड़ियों की कीमत की टेंशन आप मत लीजिए। अंगद मित्तल है उसके शौक और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसकी बात पर सुमित्रा जी एक बार फिर से मुंह बना रही थी, और स्नेहा को डर लग रहा था कि एक बार जो रिश्ते थोड़े नॉर्मल हुए हैं, कहीं वो दोबारा से बिगड़ना ना शुरू कर दें। उसने अपना हाथ नीचे की तरफ किया और फिर अंगद का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अंगद को शांत रहने के लिए बोल रही थी। वहीं अंगद की उंगलियां भी अब उसकी उंगलियों से उलझ चुकी थी। सुमित्रा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो अंगद, मैं ये नहीं कह रही कि स्नेहा कोई चीज़ ले नहीं सकती। 5 लाख क्या, अगर वो 50 लाख की चीज़ भी लेना चाहे तो ले सकती है। तुम उसे बेशक से लेकर दो, मैं मना करने वाली होती ही कौन हूँ। अगर तुम 2 पैसे कमाओगे तो तुम्हारी बीवी को पूरा हक है वो 2 पैसे खर्च करने का। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि स्नेहा अभी प्रेग्नेंट है, और अब बस 1-2 महीने ही वो साड़ी और पहनेगी। उसके बाद तो उसे खुले सूट ही पहनने पड़ेंगे ना, जहाँ उसे कंफर्टेबल फील हो। बाकी अगर वो साड़ी पहनना चाहती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा उसे ठीक लगे। मैं तो बस इसी हिसाब से कह रही थी, और मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें या फिर स्नेहा को कुछ सुनाने का। अंगद चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें बदलते हुए देख उसके चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट थी। ध्रुव सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, एग्जैक्टली मॉम, आपका कोई हक नहीं बनता अंगद या स्नेहा को कुछ भी सुनाने का। अगर अंगद कमा रहा है तो अपनी फैमिली के लिए ही ना। ऐसे में अगर उसकी कमाई को स्नेहा खर्च नहीं करेगी तो और कौन ही करेगा। सुमित्रा जी अब उसकी तरफ देख रही थी। उनका अपना बेटा ही जब उनका साथ नहीं देता था तो और तो कौन ही उनका साथ देता। इसलिए वो एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये बात मैं समझ रही हूँ। खैर, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा तो माफ़ कर दो अंगद। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जिससे तुम्हें या स्नेहा को कोई तकलीफ हो। बेशक से फिर वो बात स्नेहा की भलाई से ही क्यों ना जुड़ी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो सब कुछ भुला दिया, लेकिन तुम लोग अभी भी मुझे गलत समझते हो। स्नेहा जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है चाची जी, आपको अगर लगे कि कहीं पर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आपको मुझे डांटने का, मुझे रोकने का पूरा हक है। प्लीज़ आप अंगद जी की बातों को गलत मत समझिए, शायद उन्होंने आपकी बातों को थोड़ा गलत समझ लिया। उनकी तरफ से मैं माफ़ी। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई थी, क्योंकि अंगद ने उसका हाथ कसकर दबा लिया था। स्नेहा की हल्की सी सिसकी निकल गई, लेकिन वो फिर भी आगे बोली, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अंगद को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे सुमित्रा जी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है स्नेहा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो और ऐसा कुछ गलत नहीं किया तुमने जो तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जितना प्यार मैं अपने बाकी 3 बच्चों से करती हूँ, उतना ही प्यार तुम दोनों से भी करती हूँ। ये बोलते हुए अब वो किसी ममता की मूरत से कम नहीं लग रही थी। अंगद अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ चला गया।
स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गई थी कि अंगद उससे नाराज हो गया है। अंगद ने अभी अपना पूरा खाना खाया भी नहीं था। उसकी प्लेट में लगभग से आधा खाना अभी बचा हुआ था और अब स्नेहा का भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। उसने शारदा जी की तरफ देखा। शारदा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम दोनों के रूम में खाना भिजवा दूंगी। स्नेहा तुरंत बोली, रहने दीजिए माँ, बस दूध भिजवा दीजिएगा, मैं बाहर गार्डन में जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और फिर बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि एक तरफ खड़ा अंगद स्मोक कर रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप नाराज हैं मुझसे? अंगद गुस्से से बोला, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? स्नेहा तुरंत उसके करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप अंगद जी? क्या आपको नहीं पता मुझे आपकी नाराजगी से कितना फर्क पड़ता है और कितना नहीं? अंगद अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनसे माफ़ी मांगने की? स्नेहा झट से बोली, ताकि लड़ाई ना हो, किसी तरह का कोई क्लेश ना हो। घर में शादी का माहौल है अंगद जी, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से निया और आयुष भाई की शादी में कोई भी रुकावट आए। अंगद ने उसे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, और मुझे ये नहीं बर्दाश्त कि मेरी बीवी किसी से माफ़ी मांगे, किसी के सामने अपना सर झुकाए। स्नेहा बड़े ही आराम से बोली, अपनों के सामने सर झुकाना नहीं होता है अंगद जी, और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। कभी कभी कुछ रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है। अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंदर जाओ। ये बोलकर उसने सिगरेट वापस अपने होठों में दबा ली। स्नेहा को हल्की सी खांसी आने लगी थी तो अंगद ने तुरंत उस सिगरेट को साइड में फेंकते हुए उसे पैरों से मसल दिया। अंगद की इस हरकत पर स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई। अंगद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना अंदर जाओ। स्नेहा उसका हाथ पकड़कर बोली, आप भी चलिए। अंगद ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, सोच रहा हूँ ऑफिस चला जाऊं। स्नेहा हैरानी से बोली, इस वक्त रात के लगभग से 9 बज रहे हैं अंगद जी, इस वक्त ऑफिस कौन जाता है? अंगद गुस्से से बोला, अपने बिजनेस को बचाने के लिए कई बार रातों को काम करना पड़ता है। उसकी बात पर स्नेहा हैरान रह गई। वो झट से बोली, लेकिन हमारा बिजनेस डूब कहाँ रहा है, सब कुछ सही तो चल रहा है। अंगद भी तुरंत बोला, और रिश्ते कौन से बिगड़ रहे थे? ऑलरेडी सब कुछ बिगड़ चुका है, सामने बस एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम बेशक से कुछ भी करो लेकिन सामने वाले की नीयत नहीं बदल सकती। स्नेहा ने अब उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, गुस्सा छोड़ दीजिए ना अंगद जी, आप मुझे ऐसे गुस्से में अच्छे नहीं लगते। अंगद भी तुरंत बोला, तो फिर मुझे गुस्से में देख ही क्यों रही हो? मैंने कहा ना चली जाओ अंदर, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। और अगर अभी इसी वक्त तुम अंदर नहीं गई तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। उसकी इस बात पर स्नेहा का चेहरा अब मायूस हो गया था, लेकिन अब वो चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अंगद ने एक बार फिर से सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा मायूस होकर अपने रूम में आ गई थी। संगम को शारदा जी सुलाने वाली थी और स्नेहा अब जाकर बेड पर बैठी ये सोच रही थी कि वो अंगद को कैसे मनाए। तभी उसे उस साड़ी का ख्याल आया जिसकी वजह से सारा हंगामा हो रहा था। उसने बैग से वो साड़ी निकाली और फिर उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं अंगद सोच रहा था कि वो रूम में जाए या अभी थोड़ी देर रुक जाए, और फिर ये सोचकर कि वो रूम में तो जाएगा क्योंकि स्नेहा की इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन स्नेहा को सबक भी सिखाना था ताकि आगे से वो कभी सुमित्रा जी से ऐसे माफ़ी ना मांगे। इसलिए वो रूम में जाकर भी उससे नाराज़ रहने का ही सोच रहा था। हमेशा वो स्नेहा को अपनी बाहों में भरकर सोता था, लेकिन आज वो सोच रहा था कि वो स्नेहा की तरफ करवट भी नहीं लेगा, उसे अपनी नाराज़गी दिखाएगा। और फिर अपना दिल पक्का कर वो अंदर की तरफ आया। अंदर आते हुए उसकी नज़र सर्वेंट पर गई जो उन दोनों के लिए दूध लेकर रूम में जा रही थी। अंगद तुरंत बोला, ये 2 गिलास दूध किसके लिए? स्नेहा के लिए 1 गिलास काफ़ी है, ये दूसरा वाला नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने 1 गिलास उठाया और फिर उसे लेकर रूम में चला गया। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर आया उसकी नज़र बेड पर गई, लेकिन वहाँ पर स्नेहा नहीं थी। अंगद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, कहीं ये संगम के साथ जाकर तो नहीं सो गई? सच में अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अभी तो मैं फिर भी मान जाता, लेकिन अगर ये सच में मुझे अकेला छोड़कर संगम के पास
अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा बंद किया और पूरी तरह से अंदर आया। अगले ही पल उसकी नज़र ड्रेसिंग एरिया की तरफ गई, जहाँ पर स्नेहा मिरर के सामने खड़ी थी और अपने बालों में अपना हाथ सहलाते हुए उन्हें एक तरफ कर रही थी। अब तक उसने नॉर्मल सी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अब उसके बदन पर वही साड़ी थी जो अंगद ने उसे लेकर दी थी। और उस ब्लैक कलर की साड़ी में स्नेहा को देखते हुए अंगद का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कब उसने अपने हाथों में पकड़े हुए दूध के गिलास को अपने ही होठों से लगा लिया, उसे पता ही नहीं चला। और अब वो दूध खत्म भी हो गया था। स्नेहा आईने में से उसे ही देख रही थी और उसे दूध पीते हुए देख उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि अंगद दूध नहीं पीता था। और अब अंगद ने गिलास साइड में रखा और स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा। सबकी सोच कर तो वो यही आया था कि वो स्नेहा की तरफ देखेगा भी नहीं। स्नेहा भी मुस्कुरा रही थी। नीचे गार्डन एरिया में उसने अंगद को मनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन अंगद माना नहीं और अब उसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अंगद किसी कटी हुई पतंग की तरह उसकी तरफ खींचा चला आ रहा था। और फिर उसके बिल्कुल करीब आकर अंगद ने उसे अपनी बाहों में भरा और उसके गर्दन पर फैले हुए बालों को एक तरफ किया और फिर पीछे से उसकी गर्दन को चूम लिया। स्नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप तो नाराज थे मुझसे। उसकी बात सुनकर अंगद होश में आया और अब जब वो स्नेहा की बात सुनकर होश में आया तो वो तुरंत पीछे की तरफ हटने लगा, लेकिन स्नेहा ने तुरंत उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और बोली, इतनी नाराज़गी? अंगद मुंह बनाते हुए बोला, अगर दूसरों के सामने अंगद मित्तल का एटीट्यूड नीचे गिरवाओगी तो गुस्सा तो आएगा ही। अगर कोई और होता तो शायद मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन सुमित्रा चाची, उनको तो शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बस एक परिवार रहे इसी वजह से उन्हें बर्दाश्त करता हूँ। ये बोलते हुए अंगद ने अपने दिल की बात स्नेहा के सामने रख दी थी। स्नेहा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, किसने कहा कि आप खड़ूस हैं? किसने कहा कि आप रिश्ते संभालना नहीं जानते? पूरा परिवार खराब ना हो इसलिए आप बेमन से ही सही लेकिन एक रिश्ता निभा रहे हैं, और देखिए अभी भी लोग आपको खड़ूस कहते हैं। अंगद उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, सबसे ज़्यादा खड़ूस तो तुम ही मुझे बोलती हो। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन अब आपके पास मौका है रोमांटिक होने का और मेरे मुंह से प्रो रोमांटिक कहलवाने का, और वैसे भी आपके पास यही एक मौका है। अगर संभालना चाहते हैं तो संभाल लीजिए। उसकी इस बात पर अब अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी। स्नेहा ने अब अपनी बाहें उसकी गर्दन से हटा दी, क्योंकि अब वो जानती थी कि आगे जो वो कहने वाली है उसे सुनकर तो अंगद खुद को रोक ही नहीं पाएगा। वो जल्दी से बोले, कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। 3 दिन में मैं पूरी तरह से बिजी रहने वाली हूँ और बाकी सब लोग तो एक एक जिम्मेदारियाँ निभाने वाले हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है। ऐसे में मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी और फिर रात को ऐसे सोया करूंगी जैसे ना जाने कौन से घोड़े चलाकर थक गई हूँ। तो अब आप देख लीजिए, आपको आज की रात मुझसे नाराज रहकर बर्बाद करनी है या फिर मुझे प्यार करके। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी और उसके चेहरे पर अब शरारती मुस्कुराहट थी। अंगद तुरंत बोला, कुछ ज़्यादा ही चालाक नहीं हो गई हो तुम? स्नेहा हंसकर बोली, अब अंगद मित्तल की बीवी हूँ, आपको पता नहीं है क्या वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर ऐसे में उनके थोड़े से भी गुण अगर मेरे अंदर नहीं आए तो क्या फ़ायदा उनके साथ रहने का। उसकी इस बात पर तो अंगद और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए बोला, प्रेग्नेंट हो तुम? तुम्हें पता है ना, ऐसी हालत में ज़्यादा रोमांटिक होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन आप तो मुझे ऐसे प्यार करते हैं जैसे मैं कोई गुलाब का फूल हूँ, और अगर मुझे हल्की सी भी खरोच आई या फिर आपने ज़्यादा जोर से हाथ लगाया तो मैं मुरझा जाऊंगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी बात पर अब अंगद मुस्कुरा रहा था। स्नेहा अब थोड़ा पीछे की तरफ हटते हुए बोली, और अगर आप मुझे प्यार करना ही नहीं चाहते तो वो बात अलग है। अब मैं दोबारा आपसे कहूँगी भी नहीं। ये बोलते हुए वो मुंह बनाकर वहाँ से जा रही थी। अंगद ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और अपनी गहरी सी नज़रों से देखने लगा। अंगद की हरकतें तो स्नेहा की जान निकालती ही थी, लेकिन फिलहाल तो उसकी नज़रें भी कम नहीं थी, जो स्नेहा के तन बदन पर इस तरह से रेंग रही थी कि उसकी धड़कनों में तूफान आना शुरू हो गया था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और अब अंगद उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल उसे चूमने लगा।
स्नेहा ने अपने हाथ अंगद के कंधों पर रख दिए और अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया, जिसकी वजह से अंगद को उसकी गर्दन पर किस करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा स्पेस मिल चुका था और अब वो उसे और भी ज़्यादा अच्छे से किस कर पा रहा था। स्नेहा की सांसें गहरी होने लगी थी और अंगद ने अब उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया था। स्नेहा के ब्लाउज पर सिर्फ एक डोरी थी और उस डोरी में अंगद की उंगलियां उलझी हुई थी। उसकी वो पूरी तरह से नेक्ड पीठ अंगद को महसूस हो रही थी और अब अंगद उसे लेकर बिस्तर पर पहुंच चुका था। उसने स्नेहा को बिस्तर पर नीचे लिटाया और अपनी टी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम नहीं करवाती? उसकी बात पर स्नेहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंगद ने अब स्नेहा के कंधे की तरफ देखा तो स्नेहा उसका मतलब पूरी अच्छी तरह से समझ गई थी। वो तुरंत बोली, साड़ी पहनने में मैंने पूरा 1 घंटा लगाया है, अब इसे उतारने का काम आप कर लीजिए। उसकी बात पर अंगद के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और उसके होठ अब स्नेहा के माथे पर थे और फिर उसने उसके दोनों आंखों को चूमते हुए दोनों गालों को भी चूम लिया और उसकी नज़र अब स्नेहा के लबों पर थी। अगले ही पल उसने स्नेहा के होठों को लॉक कर दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर थोड़ा सा प्यार करने के बाद और फिर आखिर में स्नेहा उसकी बाहों में सो चुकी थी और अंगद उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। उसके सोने के बाद अंगद ने एक बार फिर से उसके पेट को प्यार से चूमा और बोला, आई लव यू माई लिटिल प्रिंसेस। उसका वो आई लव यू सुनकर बेशक से उसकी लिटिल प्रिंसेस ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर सुकून उतर आया था। उसने नींद में ही अंगद को ढूंढना शुरू किया और बोली, आई लव यू अंगद जी। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर अब अंगद का चेहरा भी एकदम से खिला हुआ था। सुबह का वक्त तकरीबन 10 बजे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। स्नेहा संगम को अपने हाथों से खाना खिला रही थी क्योंकि संगम उसके हाथों से खाना खाने की जिद कर रहा था। वहीं शारदा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुमने अपनी मॉम से बात की ना स्नेहा? अगर तुम एंगेजमेंट से पहले वहाँ पर जाना चाहती हो और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। स्नेहा फीका सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं सासू माँ, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगी। शारदा जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंगद स्नेहा की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा ब्यास मेंशन जाना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही। वो ब्रेकफास्ट के बाद अब इस बारे में स्नेहा से बात करने वाला था। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ स्नेहा संगम को लेकर उसके रूम में आ गई। उसने उसे बुक्स वगैरह खोल कर दिया। संगम स्कूल नहीं गया था तो स्नेहा उसे घर पर ही स्टडी करवा रही थी। तभी अंगद वहां पर आया और आकर उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। उसका इशारा पाकर स्नेहा ने संगम के गाल पर अपना हाथ रखी और बोली, आप अपनी स्टडी करो, स्नेहा माँ भी 10 मिनट में आती हैं। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे अंगद भी रूम से बाहर निकल गया। संगम हंसकर बोला, इन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच क्या इशारे होते हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं भी अपनी बीबी को ऐसे ही बुलाया करूँगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगा था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा रूम में आई और उसके तुरंत बाद ही अंगद रूम में आया। रूम में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और स्नेहा के सामने खड़ा हो गया। स्नेहा हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ अंगद जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ब्यास मेंशन जाना चाहती हो तुम? स्नेहा हंसी और बोली, आपको किसने कहा? अंगद तुरंत बोला, तुम्हारा चेहरा मायूस देखकर तो मुझे यही लग रहा है। स्नेहा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही इधर उधर का नहीं लगने लगा है अंगद जी? मेरे तो मन में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था। जब एंगेजमेंट की रस्म यहाँ होने वाली है तो मैं ब्यास मेंशन जाकर क्या ही करूँगी? वो लोग मित्तल मेंशन आने वाले हैं, मुझे उनके वेलकम की तैयारी करनी चाहिए। और आप हैं कि मुझे ही ब्यास मेंशन भेजना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें आपका कोई अपना पर्सनल फ़ायदा है? उसकी बात पर अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। स्नेहा तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, क्या पता आज एंगेजमेंट पार्टी में कोई खास मेहमान आने वाला हो तो आप अपना पूरा फोकस उस मेहमान पर रखना चाहते हो और मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हो, या फिर अब आपने मेरे साथ इतना वक्त बिता लिया कि आपको मुझसे बोरियत लगने लगी और आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं।
अंगद ने उसकी बात पर उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है? स्नेहा हंसकर बोली, एग्जैक्टली, जैसे मेरी जुबान चल रही है वैसे आपका दिमाग भी बहुत तेज चल रहा है, और जैसे मेरी जुबान फालतू चल रही है वैसे आपका दिमाग भी फालतू चल रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अब अपने मायके की बेटी से ज़्यादा अपने ससुराल वालों की बहू हूँ, तो मुझे ये फ़र्ज भी निभाना है और यहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी करना है। तो आप अपना दिमाग की इधर उधर की बातें अपने पास ही रखिए। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगी। उसे आज रात के लिए अपनी साड़ी भी निकालनी थी। तभी अंगद ने उसकी कलाई पकड़कर हल्की सी मरोड़ी और फिर उसकी पीठ से लगाते हुए उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अंगद उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, शादी के बाद हनीमून के लिए क्या ख्याल है तुम्हारा? स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो खुश होते हुए बोली, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? आई मीन, क्या हम आयुष भाई और नेहा के लिए कोई हनीमून पैकेज उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं? अंगद ने मुंह बनाया और बोला, मैं हम दोनों के हनीमून के बारे में बोल रहा हूँ। स्नेहा अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो हंसकर बोली, आप सच में पागल हो गए हैं अंगद जी। हमारी शादी हुए तकरीबन 3 महीने हो गए और अब आप मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहते हैं, और वो भी तब जब मुझे प्रेगनेंसी है। मेरा 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अंगद जी, इसलिए सॉरी। आपकी ये ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रहेगी। अंगद अब नाक फुलाते हुए बोला, यार तुम तो बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और बीवी होती तो खुशी से कहती हाँ हाँ चलिए, लेकिन तुम हो कि जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना भी नहीं है। ये बोलकर वो मिरर की तरफ बढ़ गया था, लेकिन मिरर में से भी वो स्नेहा की तरफ ही देख रहा था। वो जानबूझकर स्नेहा से नाराज हुआ था ताकि स्नेहा हनीमून पर जाने के लिए हाँ बोल दे। वो स्नेहा के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहता था, लेकिन अब तक तो स्नेहा उसकी इन चालाकियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी थी। स्नेहा क्लोजेट से अपने और अंगद के कपड़े निकालते हुए बोली, चलो ये तो आपने बहुत अच्छा किया अंगद जी कि अब आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फाइनली अब मैं अपना सारा ध्यान काम पर लगा पाऊंगी। मैंने हम दोनों के कपड़े निकाल दिए हैं, आपकी एसेसरीज निकाल दी है, अपनी ज्वेलरी भी निकाल दी है, बस अब रात होने का इंतज़ार है। सिट, मैं तो भूल गई, मैं संगम को होमवर्क देकर आई थी। फाइनली अब मैं उस पर भी ध्यान दे पाऊंगी। ये बोलकर उसने अंगद की तरफ देखते हुए ही मुंह बनाया और वहां से चली गई। अंगद अपनी तिरछी नज़रों से उसे जाते हुए देख रहा था। वो खुद से ही बोला, तुम्हें हनीमून पर तो मैं ले जाकर ही रहूँगा मिस बकबक, या फिर यूं कहूँ मिसेज बकबक। अपनी बात कहकर वो खुद ही हंसने लगा था। पूरा दिन एंगेजमेंट की तैयारी करते हुए कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला, और अब रात के लगभग से 8 बजे व्यास फैमिली मित्तल मेंशन पहुंच चुकी थी। सुमित्रा जी खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे से कहीं ना कहीं लग ही जा रहा था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब जब उन्हें गुस्सा आता तो वो स्नेहा पर अपनी गुस्से भरी नजरें डालती जो मेहमानों से मिल रही थी। मित्तल मेंशन में पहले ही अंगद और स्नेहा की रिसेप्शन पार्टी हुई थी, लेकिन उस वक्त शारदा जी उसे ज़्यादा मेहमानों से मिलवा नहीं पाई थी। लेकिन आज तो वो उसे अपनी सारी किटी पार्टी की फ्रेंड्स और अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवा रही थी, और अंगद गुस्से से मुंह फुलाकर बैठा था। उसकी बीबी ग्रे कलर की उस साड़ी में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे अपनी बीबी की तारीफ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी संगम उसके पास आया और बोला, डैड मुझे नई माँ चाहिए। अंगद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? संगम तुरंत बोला, और नहीं तो क्या, मैं कब से देख रहा हूँ स्नेहा माँ को, उनके पास मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है। मुझे उन्हें ये रेड रोज़ देना है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं वो, लेकिन वो हैं कि दादी के साथ बिजी हैं। आप जाइए और जाकर अभी मेरे लिए नई मोम लेकर आइए, या फिर आप एक काम कीजिए, आप ये वाला रेड रोज़ मेरी तरफ से स्नेहा माँ को दे दीजिए, क्योंकि मुझसे अब उनके पीछे और नहीं घुमा जाएगा। मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें मुझे अटेंड करना है। ये बोलकर वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड रोज़ अंगद के हाथ में रखकर चला गया था। और अब अंगद ने एक नज़र उस रेड रोज़ को देखकर स्नेहा की तरफ देखा, जो सच में काफ़ी बिजी लग रही थी, और अब तो वो व्यास फैमिली से मिल रही थी। अनुपमा जी अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा रही थी। अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला,
कोई मेरी बीबी को नज़र लगाने की कोशिश करेगा तो ये काला टीका तो पता नहीं कुछ करेगा या नहीं, लेकिन ये अंगद मित्तल उसकी जान ले लेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशंस थे। वहीं सुमित्रा जी गुस्से भरी नज़रों से स्नेहा की तरफ देख रही थी। आज उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और तभी उनके दिमाग में कुछ खतरनाक आने लगा, ऐसा कुछ जिससे नुकसान स्नेहा को पहुंचने वाला था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा की नज़र अब अंगद पर गई, जो अब उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर उसके हाथ में रेड रोज था, जिसे घुमाते हुए वो बड़ी ही दिलकश नज़रों से स्नेहा को देख रहा था। स्नेहा उसका इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। उसे देखकर स्नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल में किया, क्योंकि उसके और अंगद के बीच तो फिलहाल थोड़ी नोकझोंक चल रही थी और अंगद ने खुद से कहा था कि वो स्नेहा से बात नहीं करेगा। स्नेहा अब थोड़ा सा आगे की तरफ हो गई, जहां वो पूरी तरह से अकेली थी। वो अपनी चोर नज़रों से अंगद की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अंगद तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। वो रिएक्ट भी कैसे करता, वो स्नेहा को देखने में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे और कोई होश ही नहीं था। अब अंगद ने अपने कदम स्नेहा की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे अपने करीब आते हुए देख स्नेहा की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वैसे तो वो उसके करीब आता ही रहता था, लेकिन आज उसके हाथ में रेड रोज था तो स्नेहा को उसके लिए थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा था। और अब अंगद ने बिल्कुल उसके पास आकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई खूबसूरत सी लड़की नजर आ रही है? स्नेहा उसके सवाल पर हैरान हुई, लेकिन शायद अंगद उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है ये सोचकर वो मुस्कुराई और बोली, आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते हुए उसने अपने बालों को हल्का सा पीछे की तरफ लहराया। अगले ही पल अंगद इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला, मैं तो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रही है, और अब तो मुझे लगता है कि इस इंतज़ार में कहीं ये रेड रोज काला ना पड़ जाए। पता नहीं कब मुझे कोई खूबसूरत सी लड़की मिलेगी और मैं उसे ये रेड रोज दूंगा। उसकी बात पर स्नेहा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अंगद की तरफ देख रही थी, और अंगद अब अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई खूबसूरत सी लड़की नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं पहले उसे हनीमून पर लेकर जाऊंगा और फिर अपनी बीबी। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। पहले उसे अपनी बीबी बनाऊंगा और फिर हनीमून पर लेकर जाऊंगा, ओके? ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया और स्नेहा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखती रह गई। तभी पिया वहां पर आई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं क्योंकि अनुपमा माँ और शारदा माँ दोनों चाहती हैं कि आप निया दी और जीजू की एंगेजमेंट की रस्म के वक्त उनके पास ही रहें। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और स्टेज की तरफ चली गई। अंगद के साथ उसकी नोकझोंक तो चलती ही रहेगी, पहले उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी। उसे स्टेज की तरफ जाते हुए देख सुमित्रा जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। पिया को स्नेहा के पास उन्होंने ही भेजा था और अब उनकी नज़रें उन सीढ़ियों पर थी जो स्टेज के बिल्कुल नीचे की तरफ लगी हुई थी, जहां से ऊपर चढ़कर स्नेहा आयुष और निया के पास जाने वाली थी। अभी उसने पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखकर अपना दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पर रखना ही चाहा था कि अचानक से वो सीढ़ी नीचे की तरफ झूल गई और स्नेहा जोरों से चिल्लाई। उसने तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था और अगले ही पल पीछे से किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ रह गई थी। तकरीबन 5 सीढ़ियाँ अगर स्नेहा को अपने साथ लेकर ही नीचे होती तो स्नेहा भी नीचे ज़मीन पर गिरती, और उन सीढ़ियों का गैप इतना ज़्यादा था कि स्नेहा को काफ़ी चोट आती। ऐसे में प्रेगनेंसी में तो खतरा और भी ज़्यादा हो सकता था। अगर गलती से उसके पेट पर वो स्टेज या फिर वहाँ कुछ लग जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब अंगद ने उसे पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया हुआ था। स्नेहा की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी और सुमित्रा जी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। स्नेहा ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी, लेकिन अब खुद को अंगद की बाहों में महफूज महसूस करते हुए उसने अपनी आंखों को खोला और उसकी तरफ देखते हुए बेतहाशा बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, अंगद जी, मैं ठीक तो हूँ ना? अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पूरी तरह से ठीक हो, और मैं कभी तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं।
उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुरा दी थी। अब बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी वहां पर आ गए थे। ध्रुव गुस्से से कांपते हुए बोला, ये सारा स्टेज किसने लगाया था? ये सब किसने किया है? अगर इन लोगों से अपना काम ढंग से नहीं होता तो इन्हें काम करने के लिए कहा किसने है? अगर गलती से भी स्नेहा को चोट लग जाती तो? अंगद ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी भाई, स्नेहा पूरी तरह से ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बेशक से लोग कितनी ही गलतियां करें या फिर साजिशें, मेरी बीवी को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ये बोलते हुए उसने अपनी तिरछी सी नज़रें सुमित्रा जी पर डाली, लेकिन अगले ही पल अपना चेहरा दूसरी तरफ भी घुमा लिया ताकि और किसी का मूड ना खराब हो। लेकिन फिलहाल उसे सुमित्रा जी पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने सुमित्रा जी को बैक स्टेज पर देखा था। लेकिन उस वक्त उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, ये सोचकर कि शायद उन्हें कोई काम होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पर सुमित्रा जी किसी इंसान को खरीदने के लिए गई थी जो स्नेहा को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए सुमित्रा जी अब हड़बड़ा गई और बोली, मेरी भी गलती है, मैंने ही पिया को स्नेहा को ऊपर स्टेज पर भेजने के लिए कहा था। आई एम सो सॉरी स्नेहा बेटा, अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि ये सीढ़ियाँ इतनी कमज़ोर हैं तो मैं तुम्हें ऊपर जाने के लिए कहती नहीं। स्नेहा ने एक नज़र अंगद की तरफ देखा। वो कहना चाहती थी कि वो उसे नीचे ज़मीन पर तो उतार दे, ऐसे उसकी गोद में झूलते हुए वो भला कैसे ही किसी की बातों का जवाब दे सकती थी। अंगद ने इशारों से पूछा, क्या? स्नेहा ने नीचे की तरफ इशारा किया। अंगद तुरंत बोला, नीचे क्या? स्नेहा को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। शारदा जी हंसकर बोली, वो तुम्हें अपनी गोद से नीचे उतारने के लिए कह रही है। अब वो पूरी तरह ठीक है तो उसे नीचे उतार दो ना, या फिर तुम पूरी पार्टी में उसे यूं ही अपनी गोद में उठाकर घूमने वाले हो? अंगद मुंह बनाते हुए बोला, अगर मैं ऐसा करने भी वाला हूं तो क्या ही प्रॉब्लम है? मेरी बीबी है वो, अगर उसे गोद में उठाकर घूमूंगा भी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्नेहा का मन कर रहा था कि वो तुरंत बोल दे, और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत है अंगद जी, क्योंकि मैं पूरे फंक्शन में यूं ही आपकी गोद में नहीं झूल सकती। लेकिन वो तो फिलहाल चुप रही। बेशक से अंगद नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अंदर ही अंदर कितना गुस्सा आ रहा होगा ये वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वहीं अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंदर चलना है क्या? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। अंगद ने अब उसे नीचे ज़मीन पर उतारा और फिर स्नेहा ने ऊपर स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? अंगद तुरंत बोला, एक मिनट। यो बोलकर उसने वहां खड़े स्टाफ की तरफ देखा। उन्होंने भी जल्दी से सारे अरेंजमेंट किए। एक कील जो पहले जानबूझकर निकाला गया था वो ढंग से लगा दिया गया था और अब वो सीढ़ियाँ बिल्कुल फिट हो गई थी। अंगद पहले खुद ही स्टेज पर आया। उसने अपना हाथ स्नेहा की तरफ बढ़ाया। स्नेहा मुस्कुराते हुए ऊपर आई। आयुष उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना स्नेहा? स्नेहा भी मुस्कुराकर बोली, हाँ भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अब आप लोग जल्दी से अपनी एंगेजमेंट की रस्म कर लीजिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। ये बोलकर वो उनके साथ आगे की तरफ आई। स्नेहा के साथ अब अंगद भी वहाँ पर खड़ा था। उसकी नज़रें सुमित्रा जी के चेहरे पर थी जो गुस्से से एकदम लाल नजर आ रही थी। स्नेहा को कुछ हो जाएगा तो पार्टी और एंगेजमेंट बीच में ही कैंसिल हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने स्नेहा के लिए वो प्लान बनाया। एक ही तीर से सारे निशाने उन्होंने अपनी तरफ से तो छोड़ दिए थे, लेकिन कोई भी निशाना ढंग से लगा नहीं। इसलिए अब उनका मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। वहीं पंडित जी ने पहले मंत्र पढ़े और फिर आयुष ने निया को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और निया ने आयुष को। सब लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। एंगेजमेंट की रस्म के बाद सब लोग डिनर में बिजी हो गए थे और स्नेहा की थकावट अब उसके चेहरे पर ही नजर आ रही थी, इसलिए अंगद उसके पास आया। स्नेहा इस वक्त संगम के पास बैठी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अंगद के साथ पिया भी थी। पिया आप चेयर पर बैठी। स्नेहा उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ? पिया ने स्नेहा के हाथों से प्लेट ली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए, जाकर अपने रूम में आराम कीजिए भाभी, संगम को मैं खाना खिला भी दूंगी और उसे सुला भी दूंगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा की नज़रें तुरंत अंगद की तरफ उठ गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी पिया खुद से नहीं आई, बल्कि अंगद उसे लेकर आया है। लेकिन अब वो पिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई और जैसे एक पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है
वैसे ही अंगद भी बस नेहा के पीछे पीछे उड़ता चला जा रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसकी नज़र सुमित्रा जी पर गई। सुमित्रा जी को जवाब दिए बिना वो अंदर कैसे जा सकता था, इसलिए वो उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।